Everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, we are going to discuss about chapter 2 of class 8th, which is microorganism, friend and foe. Alright, so I will explain this chapter you in Hindi. So let's start the video. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फ्रेंड एंड फो, यानी कि हमारे फ्रेंड भी हैं और दुश्मन भी हैं। कैसे हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने बहुत कुछ प्लांट और एनिमल्स के बारे में पढ़ के रखा है, ठीक है, बट प्लांट्स और एनिमल के अलावा भी और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम नॉर्मली देख नहीं पाते हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो इससे हमें एक चीज़ क्या क्लियर हो गई है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। इससे पहले हम आज तक क्या पढ़ते आए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? सिर्फ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। बट इस चैप्टर में हमें ये चीज़ भी क्लियर होगी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड, ठीक है। आपने देखा होगा, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल आपको देते हैं कि रेनी सीजन यानी कि जो बरसात का मौसम होता है उसमें आप थोड़े टाइम के लिए ब्रेड रखे छोड़ो तो ब्रेड जो है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है, या उसका जो कवर होता है ना वो थोड़ा ग्रेइश जैसे कलर या पैचेस आ जाते हैं उसमें, ठीक है। और उन पैचेस को जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास में के थ्रू देखेंगे, उस टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर्स को, वो जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्स कहाँ से आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही आते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, और जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए स्पेशल हमारे पास माइक्रोस्कोप होते हैं देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो इनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, ठीक है। पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब हमने बोला कि नेक्ड आई से नहीं देखते और माइक्रोस्कोप से देखते हैं। आगे बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 क्लासों में डिवाइड किया गया है, यानी कि 4 ग्रुप मेजर बनाए गए हैं, और ये ग्रुप कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेने हैं, 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे भी, ठीक है, क्योंकि ये चारों जो ग्रुप हैं बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चैप्टर में, ठीक है। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, वायरसेस भी छोटे होते हैं, ठीक है, और वो रिप्रोड्यूस करते हैं कहाँ? इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि बैक्टीरियम भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड उसमें क्या होता है कि वायरसेस की वजह से कॉमनली जो हमें डिजीज़ होती हैं, या हम बोले कि वायरसेस हम मेनली कहाँ चेक कर सकते हैं, तो जैसे हमें फ्लू होता है, कोल्ड होता है, कफ होता है, ठीक है, और सीरियस डिजीज़ में अगर हम बात करें तो पोलियो और चिकन पॉक्स होते हैं, तो वो सब वायरसेस की वजह से ही होते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं डिजीज़ लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ, ठीक है। एंड टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, ठीक है। इतना सा पता लग गया कि कौन सी डिजीज़ हैं, कैसी हैं। अब शेप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह के आपके पास बैक्टीरिया की शेप यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। हमने कैटेगरी में डिवाइड किया है ना, अब उसी कैटेगरी की हम शेप्स देख रहे हैं कि किस तरह से शेप्स हैं, क्या इनके नाम आएंगे, ठीक है। तो प्रोटोजोआ में हमारे पास अमीबा और पैरामीशियम आ जाएगा, ठीक है, और फंगाई में हमारे पास ब्रेड मोल्ड वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। और ये रही आपके पास वायरस की शेप। क्लास 8 में आपको जस्ट इनकी शेप्स पता होनी चाहिए, आप डिटेक्ट कर पाएँ कि ये वायरस है, बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है, ठीक है। हायर क्लासेस में इसके बारे में और भी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल्ड होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ, ठीक है, और मल्टी सेलुलर भी होते हैं जैसे कि एल्गे एंड फंजाई, ठीक है। मतलब कि हमारे पास सिंगल सेल्ड भी होंगे जिसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है, और मल्टी सेलुलर भी होंगे जिसमें कि बहुत सारे सेल प्रेजेंट होंगे। तो ये चीज़ भी आपको याद कर लेनी है, ठीक है।
और ये जो है वो बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। हर एक कंडीशन में ये हमें मिल जाते हैं, ठीक है। और दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी के साथ साथ एनिमल्स की बॉडी में भी ये हमें मिलते हैं, ठीक है। और बाकी के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन while fungi and bacteria may live in colonies, ठीक है। देखा होगा कि ये फंगाई का एग्जाम्पल्स है ना, तो कितना कॉलोनी में है, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। जबकि अमीबा और पैरामीशियम जो है वो सिंगली लिव कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, अब हम अपने साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ वेज में ये बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ वेज में ये डिजीज़ भी कॉज करते हैं। अब डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हमने घरों में देखा होगा, हम दही जमाते हैं, ठीक है। तो दही किसकी वजह से जम रहा है, ब्रेड किसकी वजह से फूल रहा है, या केक किसकी वजह से बन रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है। तो हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे पर्पस कंप्लीट हो पा रहे हैं ना इसकी वजह से ही, तो हमारे लिए फ्रेंडली हुए, ठीक है। अब जब हम मान लो ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि वेजिटेबल के छिलके या कुछ भी चीज़ें जो हैं वो सॉइल्स में मिक्स करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। अब वो किसकी वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। तो फ्रेंडली हुए ना हमारे लिए, ठीक है। नाउ कम टू द मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ये हमने 7th में भी पढ़ा था कि किस तरह से बैक्टीरिया जो हैं वो मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, कौन सा कर्ड में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है, इट इज़ बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ठीक है। वही ही प्रमोट करता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है। और उसकी वजह से जो है हमारे पास कर्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ईस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैदे में ईस्ट पाउडर डालते हैं तो वो थोड़ा सा फूल जाता है या फूला फूला नज़र आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईस्ट बहुत रैपिडली प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग, ठीक है। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली हुए ना। अब बात करते हैं कमर्शियल लेवल की। ये तो आगे हमारे होम लेवल पे बात, ठीक है, कि होम में हम किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कमर्शियल लेवल पे बात करें तो वाइन, अल्कोहल वगैरह जो भी बनता है उसके लिए क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। कन्वर्जन होती है शुगर की अल्कोहल में, तो वो फर्मेंटेशन के थ्रू होती है। और फर्मेंटेशन के लिए जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, ये वर्क किया था 1857 में, वो थे लुइस पॉस्चर, ठीक है। और उन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी की थी। तो वहाँ पे भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़रूरी होते हैं और उन्हीं के थ्रू फर्मेंटेशन का प्रोसेस प्रोसीड किया जाता है, ठीक है। नाउ मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स के बारे में तो हर बच्चे ने सुना होगा, ठीक है, कि जो मेडिसिन क्या करती हैं, किल करती हैं, स्टॉप करती हैं ग्रोथ को, जो हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से हुए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह, ठीक है, जिन्हें हम देते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें वैक्सीन की। वैक्सीन क्या होती है, जो टीकाकरण टाइप जिसको बोलते हैं, टीकाकरण यानी कि, ठीक है। तो डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। मतलब कि हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो फाइट करती हैं किसके साथ, जब हमारे पास डिजीज़ हो जाती है माइक्रोब्स के थ्रू। बट अगर वो डिजीज़ ठीक नहीं होती हैं तो हम क्या करते हैं, वैक्सीन लेते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन के थ्रू ही हम ठीक हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम टीबी की बात करें, स्मॉल पॉक्स की बात करें, ठीक है, तो इनको ठीक किया जा सकता है वैक्सीनेशन के थ्रू। और एडवर्ड जीनर ने डिस्कवर किया था सबसे पहले वैक्सीन को स्मॉल पॉक्स के लिए, ठीक है। तो इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज़। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। और नियर बाई हर हॉस्पिटल में इसकी वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं वो हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, और ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया। और उनको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, जो बायोलॉजिकल वे में नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। नाउ कम टू द क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है।
तो क्या होता है, हम खादों को यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे कि हम वेस्ट प्लांट जो हमारे पास फ्रूट्स के होते हैं, गार्डन का वेस्ट होता है, कोई भी जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही तो वो खाद में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जब वो खाद में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहा है ना, वो उन सब वेस्ट को ख़त्म कर रहा है, ठीक है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने क्या बोला, फ्रेंड एंड फो, दोस्त भी हैं दुश्मन भी हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिजीज़ भी कॉज करते हैं एनिमल्स को भी एज वेल एज ह्यूमन बींग्स को भी। तब हमारे लिए कैसे हैं, वो ख़तरनाक हैं, हानिकारक है, ठीक है। तो जो डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कॉज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। और साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कपड़ों को, फूड को, हर चीज़ को ख़राब भी कर देते हैं, ठीक है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, ठीक है। तो मोस्टली कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं हमारे पास, जो हमारी कांटेक्ट में आने से फैलती हैं, जैसे कि कोरोना कैसी डिजीज़ थी, कम्युनिकेबल, इसीलिए आइसोलेशन के लिए बोला जा रहा था। आपने देखा होगा जब किसी को कोल्ड होता है तो दूसरे जो उसके कांटेक्ट में होते हैं उनको भी हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो कांटेक्ट में आने से फैलती है। नॉन कम्युनिकेबल कौन होती है, मान लो मेरे हाथ में कट लग गया है, ठीक है, तो वो तो नॉन कम्युनिकेबल है ना, दूसरे को मेरे से कांटेक्ट आने में नहीं हो सकती, बट कोल्ड जैसी बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो ये इंसेक्टी एनिमल्स क्या करते हैं, कैरियर का काम करते हैं, इन डिजीज़ को जो है वो फैलाते हैं, ठीक है। और जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, जो कि हमें मलेरिया कॉज करती है, ठीक है। हमें मेल मस्किटो कभी नहीं बाइट करता है, हमेशा फीमेल मस्किटो ही करती है, बट फीमेल एनोफ्लीज मस्किटो जो है वो मलेरिया कॉज करती है, ठीक है। तो हर एक मच्छर जो है वो पानी में ही पनपता है, ब्रीड करता है, ठीक है। और वो कहीं भी हो सकता है, कूलर्स में, टायर्स में, या ठीक है। तो हमें अपना सराउंडिंग जो है वो क्लीन रखना चाहिए मलेरिया से बचने के लिए। और यहीं पे कुछ फ़ैन की वजह से पेज पलट रहे हैं, यहीं पे कुछ डिजीज़ के नाम बताए हुए हैं जो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह की वजह से फैलता है, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो कि इसको फैलाते हैं वो कौन है, जैसे मस्किटो है, ठीक है। ना कम टू द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, ठीक है। कि साथ ही साथ हमने बात की कि एनिमल्स में भी ये डिजीज़ पैदा करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज करता है, ठीक है। तो बैक्टीरियम जो हमारे पास रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, माउथ डिजीज़ करता है कैटल में, ठीक है। और डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट में किस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को आ सकती हैं या डिजीज़ देखने को आ सकती हैं कि या यील्ड जो है वो कम हो जाएगी प्लांट्स की। और कुछ इस तरह के हमारे पास जो है वो एग्जांपल रहेंगे कि प्लांट डिजीज़ हो रही है, ठीक है। कि जैसे मान लो रस्ट ऑफ व्हीट, कि व्हीट में ना थोड़ा ऐसे रस्ट, मतलब जंग तो नहीं बोल सकते, बस उस टाइप का होता है, ठीक है। और उसकी जो ट्रांसमिशन है वो एयर से या सीड से, सीड ही वैसा है या एयर वैसी है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग, अब हमने गंदा फूड खा लिया हो, फूड पॉइजनिंग कैसे होती है कि मान लो वो ब्रेड था, उसमें फंगाई लगी थी, आपने वो इनटेक कर लिया, तो आपको क्या है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी और डेथ को भी ये लीड करती है, फूड पॉइजनिंग। नाउ फूड प्रिजर्वेशन, कि हमने कैसे बचा के रखना है, उसको प्रॉपरली फूड को पैक करना है, ठीक है, और अच्छे से प्रिजर्व करके रखना है, खुला नहीं छोड़ना है किसी भी चीज़ को, ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना करे। नाउ कम टू द केमिकल मेथड। घरों में तो चलो हम चीज़ों को फोल्ड करके रख लेंगे, बट बहुत सारे केमिकल मेथड भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। उनको ऐड करके चीज़ों को प्रिजर्व किया जा सकता है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमनली प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, जो कि यूज़ किए जाते हैं। जैसे जैम है, बहुत टाइम से बना होता है, ठीक है, तो उनको स्पॉइल ना हो। नाउ प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, बहुत सारी चीज़ों को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट के थ्रू ही, कि कोई भी चीज़ ली और उस पर सॉल्ट लगा दिया, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर के थ्रू भी जो है हम मॉइस्चर को रिड्यूस कर सकते हैं और बैक्टीरियम की ग्रोथ को रोक सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ठीक है, इससे भी स्पॉइल जो पिकल होते हैं ना, उनमें इतना ज़्यादा तेल और विनेगर क्यों डाला जाता है, ताकि वो ज़्यादा जो है वो अगर उसमें बैक्टीरिया लगता भी है तो वो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा लिव ना कर पाए, रह ना पाए, ठीक है, इसलिए। तो ये एक बेस्ट प्रिजर्व्ड मेथड है प्रिजर्व करने का चीज़ों को, ठीक है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, की चीज़ को गर्मी चाहिए तो गर्मी में रखो, कोल्ड चाहिए तो फ्रिज में रखो, इस तरह से हीट कोल्ड का भी मेथड है, ठीक है।
अब पास्चराइज्ड मिल्क जो होता है उसको थोड़ा सा उबालने की ज़रूरत होती है, पूरा भी नहीं उबालना होता है उसको, उसमें जो है और ग्रोथ नहीं होती है किसकी, माइक्रोब्स की। इसको लुईस पास्चर ने ही इन्वेंट किया था, यानी कि इसके बारे में बताया था, ठीक है। और इसी की वजह से हमारा जो मिल्क है पैकेट्स में आता है, बट क्या है वो ख़राब नहीं होता है। मैं थोड़ा स्पीड में आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है, वीडियो बहुत लॉन्ग चली जाएगी। ओके, ना स्टोरेज एंड पैकिंग, कि अच्छे से पैक करेंगे, अच्छे से स्टोर करेंगे ताकि माइक्रोब्स अटैक ना करें, लाइक फ्रूट वगैरह में किसी चीज़ का कट वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन है, ठीक है। एनिमल प्लांट्स वगैरह मर रहे हैं या फिर हमारे पास अमोनिफिकेशन हो रही है, तो इन सब के थ्रू क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन साइकिल है। हमारे पास एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है ना, 78%, ठीक है। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स या पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन्स, ठीक है। नाइट्रोजन जो है सबसे इसेंशियल मतलब हमारे पास एलिमेंट रहता है, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली प्लांट्स तो ले नहीं सकते हैं, तो क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो उसको फिक्स करते हैं, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि किस तरह से क्या क्या होता है, ठीक है। So this is all about this chapter. I hope now you will understand this. Thank you for watching.